everyone, welcome to IQLS Academy। हमारा टॉपिक है वायरल वैक्सीन प्योरिफिकेशन का कंटिन्यूएशन। पहले पार्ट में हमने प्रोसेस टास्क के बारे में पढ़ा था और वायरल वैक्सीन प्योरिफिकेशन के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम कंटिन्यू करेंगे इसी लेक्चर को और इसमें हम पढ़ेंगे हार्वेस्ट, नॉर्मल फ्लो फिल्ट्रेशन, कंटिन्यूअस सेंट्रीफ्यूगेशन एंड इनएक्टिवेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले अपना लेक्चर। हार्वेस्ट का मतलब ही होता है कि अगर आपने कल्चर को ग्रो कराया है, अब आपका कल्चर तो ग्रो हो गया है, लेकिन जिस जगह पे ये ग्रो हो रहा है वहाँ पे तो मीडिया मौजूद है, कल्चर है, तो इसमें से आप अपनी वायरल सेल्स को कैसे बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने को, उसको कलेक्ट करने की प्रोसेस को ही बोला जाता है हार्वेस्ट करना। तो हार्वेस्ट करने के लिए आपको पहले तो होस्ट सेल्स की लाइसिस करानी होगी, क्योंकि आपका जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, वो आपने लाइगेट करके भेजा है बैक्टीरियल सेल्स में। तो बैक्टीरियल सेल से इसको निकालने के लिए आपको चाहिए होगा कि पहले आप होस्ट की सेल लाइसिस करवाएं। जब बैक्टीरिया की सेल की लाइसिस होगी तो जो वायरल पार्टिकल बने हैं वो बाहर आ जाएंगे, फिर आपको उन्हें कलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले आता है लाइसिस ऑफ होस्ट सेल। Eventually, after infection, newly produced virions will be released from host cells as part of their natural infection cycle. आफ्टर इन्फेक्शन जो नए वायरियन पार्टिकल्स होते हैं वो होस्ट सेल से नॉर्मली नेचुरल इन्फेक्शन साइकिल की तरह ही रिलीज होंगे। नेचुरल इन्फेक्शन साइकिल का मतलब है कि लाइटिक साइकिल आपने पढ़ी होगी, मैंने समझाया भी था लास्ट लेक्चर में। लाइटिक साइकिल में क्या होता है, किसी भी सेल के अंदर वायरसेस ग्रो करते हैं। जब ये सफिशिएंट अमाउंट में हो जाते हैं तो ये सेल ब्रेक हो जाती है और ये पार्टिकल्स, वायरियंस, बाहर आ जाते हैं। तो ये नेचुरल इन्फेक्शन साइकिल है। लेकिन क्या हो, अगर किसी भी रीजन से ये जो सेल है ये बस्ट ना हो तो क्या होगा, आपको बाहर से फोर्स देके, प्रेशर देके इस सेल को लाइज करवाना होगा, इसकी लाइसिस करवानी पड़ेगी। Release occur either by budding from the cell membrane or by virus induced lysis of the host cell. कुछ रिलीज बडिंग के थ्रू भी हो सकती है कि ये सेल है, सेल में एक बडिंग हुई और ये पार्टिकल बाहर निकल गया, या फिर जो होस्ट सेल है उसकी लाइसिस हो गई, सेल रप्चर हो गई और वहां से बाहर निकल गए। तो ये तो दो ऐसी टेक्निक हैं जिनसे रिलीज होती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, जो याद रखने वाला पार्ट है वो ये है कि बडिंग कौन से वायरसेस में होती है और लाइसिस किस वायरस में होती है। तो जो बडिंग वाला फिनोमिना होता है ये इन्वेलप्ड वायरसेस में होता है। अगर वायरसेस ऐसे हैं कि उनके बाहर एक कोटिंग है, कवरिंग है, इन्वेलप है, तो उनमें बडिंग का फिनोमिना होगा। और अगर वायरस इंड्यूस्ड लाइसिस हो रही है तो इसका मतलब है नेकेड वायरसेस हैं, उनमें कोई भी इन्वेलप नहीं है, कोई भी आउटर कवरिंग नहीं पाई जा रही है। If the virus to be purified is assembled intracellularly, जिस वायरस को प्योरीफाई करना है अगर ये इंट्रासेलुलरली असेंबल है, it may sometimes be advantageous to lyse host cell on purpose in order to maximize virus yield. कोई भी सेल है, इसके अंदर बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स असेंबल हैं, तो अगर ये एक एक करके बाहर आते हैं, बडिंग के थ्रू आ रहे हैं या फिर लाइसिस हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि लाइसिस के बाद में सारे के सारे ये बाहर ही आ जाएं वायरसेस, या फिर जो कह सकते हैं कि बडिंग हुई है तो बडिंग से सारे ही वायरियन जो बने हैं वो बाहर आ जाएं। तो इसके लिए कभी कभी ये होता है कि अगर आप लाइसिस करवाते हैं सेल की बाहर से, तो अगर आप बाहर से लाइसिस करवा रहे हैं तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं जो कि इसकी सेल वॉल को पूरी तरीके से ब्रेक करने की क्षमता रखते हैं। तो अगर ऐसे वायरस की सेल की लाइसिस होती है तो ये पूरी तरीके से सेल नहीं फटती है, कहीं से रप्चर हुआ, वहीं से पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। तो
पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ एक यहाँ पे रह जाएं, लेकिन अगर आप बाहर से प्रेशर देके इनको ब्रेक करा रहे हैं तो ये पूरा सेल ब्रेक हो जाता है, हर तरफ से ब्रेक होता है, तो ये सारे ही पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं। तो क्या होती है, आपकी जो यील्ड होती है वो मैक्सिमाइज हो जाती है, मतलब जितना ज़्यादा आप सेल्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं वो मैक्सिमम सेल्स आपको मिल जाती हैं। At the laboratory scale, this is often achieved by freeze thawing of these cells followed by centrifugation और filtration. अगर लेबोरेटरी स्केल्स की बात करें, लैब में बात करें कि ये काम कैसे होता है, तो फ्रीज थॉइंग एक प्रोसेस होती है। फ्रीज थॉइंग के बाद में एक इसका सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाता है या फिर फिल्ट्रेशन किया जाता है और मैक्सिमम यील्ड को अचीव किया जाता है। Although detergent lysis can be performed at arbitrary scale, detergent lysis को भी perform किया जा सकता है। The disadvantages is that detergent needs to be removed again and may have an impact on subsequent unit operations. अगर आप फोर्स को प्रेशर को यूज ना करके आप अगर डिटर्जेंट को यूज कर रहे हैं सेल्स की लाइसिस के लिए, तो अब इसने सेल को तो लाइस कर दिया डिटर्जेंट ने, लेकिन होगा क्या, अब ये भी तो डिटर्जेंट भी तो इस सेल के चारों तरफ हो गया, तो अब आपको प्योरिफिकेशन में एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा कि अब आपको डिटर्जेंट को भी रिमूव करना है। तो जो सब्सिक्वेंट यूनिट ऑपरेशंस होते हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अब डिटर्जेंट ऐड हो गया है तो पहले अब आप उसको प्योरीफाई करेंगे, उसके बाद में आप अगली प्रोसेस करेंगे। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है डिटर्जेंट को यूज करने का, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। अब आता है नॉर्मल फ्लो फिल्ट्रेशन। Normal flow filtration probably represents the simplest unit operation for the separation of cell debris. जो नॉर्मल फ्लो फिल्ट्रेशन है ये बहुत सिंपल यूनिट ऑपरेशन है, बहुत सिंपल टेक्निक है फिल्ट्रेशन की या फिर सेल डेब्रिस जो प्रेजेंट है उसको रिमूव करने की या सेपरेट करने की। It has been frequently described for the harvest of virus containing supernatant subsequent to virus propagation. ये यहाँ पे डिस्क्राइब किया भी गया है कि वायरस के प्रोपोगेशन के बाद में किस तरीके से जो वायरस कंटेनिंग सुपरनेटेंट है उसको हार्वेस्ट किया जाता है। प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस की गई हैं, बहुत अच्छे से समझाया गया है कि कैसे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में सुपरनेटेंट को कलेक्ट किया जाता है और उससे वायरस को कलेक्ट किया जाता है। In order to enhance the capacity of filters, जो फिल्टर्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए it is usually advisable to combine depth or pre-filtration with a fibrous media and membrane microfiltration. अगर कैपेसिटी बढ़ानी है फिल्टर्स की तो इसको बढ़ाने के लिए ये सलाह दी जाती है, ये एडवाइस दी जाती है कि जो प्री फिल्ट्रेशन की डेप्थ है और जो फाइब्रस मीडिया है और माइक्रोफिल्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके फिर यूज़ किया जाता है तो कैपेसिटी इन्हेंस हो जाती है। डेप्थ फिल्टर्स क्या हैं? डेप्थ फिल्टर्स यूज्ड इन बायो प्रोसेसिंग आर टिपिकली कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस सपोर्ट। ये या तो सेलुलोज या पॉलीप्रोपाइलीन के बने हुए होते हैं। एंड अ फिल्टर एड, कोई भी फिल्टर एड जैसे कि डाई एटमोसियस अर्थ है, परलाइट है और एक्टिवेटेड कार्बन है, इनमें प्रेजेंट होता है, विच इज स्ट्रक्चर्ड इनटू शीट्स बाय अ बाइंडर पॉलीमर। इनको शीट की तरह बना दिया जाता है एक बाइंडर पॉलीमर की मदद से, जिसपे कि इजिली फिल्ट्रेशन के दौरान एडर किया जा सके सेल्स को। Several of these filter sheets are then stacked into special filter housing. अब फिर क्या फिल्टर किस तरीके से बनाया जाता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर लिया जाता है। अब इनमें से एक शीट लगाई, दो शीट लगाई, कई सारी शीट्स को एक साथ में लगा के फिर इसको बंद कर दिया जाता है।
तो ये जो फिल्टर बन के रेडी होता है, ये ऐसा फाइन फिल्टर होता है कि बहुत जो सेल डेब्रिस है उसको बाहर ही रखेगा, और जो आप प्योरीफाई करना चाहते हैं बहुत फाइन फिल्ट्रेशन में मदद करेगा। Cutoffs of membrane filters used for the harvest of viruses typically range from 0.2 to 0.5 micromolar. जो फिल्टर्स हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है ये 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर तक की होती है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द वायरस एंड फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इन फिल्टर्स की मदद से आप छोटे से छोटे पार्टिकल्स को, वायरसेस को भी सेपरेट कर पाते हैं। If membrane filters with 0.2 micrometer cutoff are or lower are used, filtration further serves as a sterile barrier, adding safety to the process. अगर 0.2 माइक्रोमीटर तक के फिल्टर्स को यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि प्रोसेस बहुत सेफ है और ये एक स्टेराइल बैरियर प्रोवाइड करेगा। इससे और किसी चीज का, किसी भी कंटेमिनेशन का पास होना मुश्किल होगा। But the cutoff membranes may be altered during filtration by pore constriction. I think I forget this line. At low solid content and pores smaller than the size of solid, filtration is exclusively controlled by the pore size distribution of the membrane. अगर solid content कम है, liquid content ज़्यादा है और pore size है वो small है, तो जो filtration है वो pore size distribution से control होता है कि जितना बड़ा पोर साइज होता है फिर उतनी पॉसिबिलिटी होती है कंटेमिनेशन के जाने की। But the cutoff membranes may be altered during filtration by pore constriction and pore blockage. cutoff membranes को अल्टर भी किया जा सकता है कि पोर ब्लॉकेज कर दिया या पोर कंस्ट्रिक्शन कर दिया, पोर्स को छोटा कर दिया या फिर पोर्स को ब्लॉक कर दिया, ताकि आप जिस तरीके का फिल्ट्रेशन चाहते हैं उस तरीके का फिल्ट्रेशन आपको मिल सके। अब आता है कंटिन्यूअस सेंट्रीफ्यूगेशन। Centrifugation in disc stack or tubular bowl centrifuge is probably the most common method for the clarification of culture broth at large scale. Large scale पे centrifuge करने के लिए जो कल्चर है, कल्चर ब्रॉथ का मतलब है जिसमें आपने कल्चर किया है, जिसमें आपने सेल्स को ग्रो कराया है, तो इसे क्लियर करने के लिए, इसका क्लेरिफिकेशन करने के लिए डिस्क स्टैक या ट्यूबुलर बाउल सेंट्रीफ्यूजेस का यूज किया जाता है। ये बहुत कॉमन मेथड है लार्ज स्केल प्योरिफिकेशन के लिए। इन कंपैरिजन टू डेड एंड फिल्ट्रेशन, द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज फेयरली हाई एंड सैनिटाइजेशन एज वेल एज क्लीनिंग इज ऑफन कंसिडर्ड क्रिटिकल। अगर डेड एंड फिल्ट्रेशन से इसको कंपेयर किया जाए तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, और सैनिटाइजेशन और क्लीनिंग बहुत क्रिटिकल मानी जाती है इनमें, क्योंकि अगर सैनिटाइजेशन या क्लीनिंग नहीं है तो बाहरी कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। However, significant savings in operating costs may be benefit when centrifugation is used. ऑपरेटिंग कॉस्ट में काफ़ी सेविंग्स होती हैं अगर सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके थ्रू आप कई सारे स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा स्टेप है जो कि काफ़ी हद तक प्योरिटी और क्लियरिटी के लिए अपना काम कर देता है। तो अगर आप इसके अलावा कोई स्टेप अगर स्किप करते हैं तो वो भी चल सकता है, इसीलिए ऑपरेटिंग कॉस्ट भी इसकी वजह से लो हो सकती है, जो कि एक बेनिफिशियल पार्ट हो सकता है। Moreover, centrifugation can be operated as a continuous operation at a constant flow rate in contrast to the limited capacity of dead end filters. Dead end filters ऐसे टाइप के फिल्टर्स होते हैं जिनमें कि जो कैपेसिटी होती है ये लिमिटेड होती है, लेकिन जो कंटिन्यूअस सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं ये कंटिन्यूअसली अपना वर्क कर सकते हैं
एक कांस्टेंट फ्लो रेट पे अगर आपने इनको सेट कर दिया है कि इतना आरपीएम है या फिर पर्टिकुलर ग्रेविटी पे आपने सेट कर दिया, तो ये उसी फ्लो रेट पे कंटिन्यूअसली ऑपरेट होते रहेंगे। तो इनका ये एडवांटेज है कि ये कंटिन्यूअसली फिल्ट्रेशन के काम में आ सकते हैं, जबकि डेड एंड फिल्टर्स की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। In addition, the risk of early filter blockage is eliminated. और फिल्टर अर्ली ब्लॉकेज जैसे कि आपको कितना फिल्टर करना है, आप उतना फिल्टर करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स आ गए और फिल्टर ब्लॉक हो गया, तो जो कंटिन्यूअस सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं इनके साथ में ये जो पॉसिबिलिटी होती है ये भी एलिमिनेट हो जाती है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं तो इनमें फिल्टर ब्लॉकेज जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। In contrast to filtration, separation in centrifuges is governed by the sedimentation velocity of the particles. जो filtration है, filtration में कोई भी velocity या sedimentation velocity से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो centrifuge है उसमें sedimentation velocity particles की क्या है उसका बहुत फर्क पड़ता है। अगर हैवी पार्टिकल्स हैं तो वो अपने वेलोसिटी के अकॉर्डिंग और दूर दूर जाके चिपक जाते हैं, कुछ इस तरीके से, अगर कोई ट्यूब की ही बात कर रहे हैं, और ये नीचे जाके कह सकते हैं कि जो उसकी कवरिंग होती है वहाँ से अटैच होके फिर पेलेट बना लेते हैं। तो सेपरेशन करने के लिए सेंट्रीफ्यूज में सेडिमेंटेशन वेलोसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन भी आ सकता है। इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन का मतलब ही है किसी भी चीज़ को इनएक्टिव कर देना। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, वायरस पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, देन ऑब्वियसली इनएक्टिवेशन भी हम इनका ही पढ़ेंगे। Inactivation of infectious virus is a key process in the manufacture of inactivated whole virion vaccine for human and veterinary use. Inactivation क्या होता है, हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि वैक्सीन दो टाइप की होती हैं, या तो लाइव एटीन्यूएटेड होती हैं या फिर डेड होती हैं। तो इनएक्टिवेशन क्या होता है, अगर लाइव वैक्सीन्स को इंटर किया जा रहा है, लाइव वैक्सीन है इसका मतलब उसके अंदर लाइव ऑर्गेनिजम्स हैं, तो लाइव ऑर्गेनिजम्स हैं तब वो तो डिसीज कॉज करेंगे, फिर आप उनको वैक्सीन की तरह क्यों यूज कर रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके अंदर जो डिसीज कॉज करने वाला जीन था उसको इनएक्टिवेट कर दिया गया है, तो उसे जब इनएक्टिवेट कर दिया तो वो डिसीज कॉज नहीं कर पाएगा। अगर डिसीज नहीं कॉज कर रहा है, साथ ही साथ आपने इसमें एक अच्छा वाला अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, तो वो जाके जिस चीज़ के लिए आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया है वैसे ही प्रोटीन को कोड कर देगा। तो इनएक्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है इन्फेक्शियस वायरसेस के लिए, ताकि वो इन्फेक्शन ना कॉज करें, बल्कि जो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट भेजा है, जो आप चाहते हैं कि जो रिस्पॉन्स दे वही रिस्पॉन्स वो दे। वैक्सीन्स के प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो ह्यूमंस के लिए हो चाहे वेटेनरी यूज दैट इज कैटल्स हैं, एनिमल्स हैं, इनके लिए हो, तो वैक्सीन्स का इनएक्टिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। While for subunit vaccines, inactivation usually occur as a part of dismantling process. सबयूनिट वैक्सीन में एक प्रोसेस होती है डिसमेंटलिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर इसी डिसमेंटलिंग प्रोसेस में ही इनएक्टिवेशन कर दिया जाता है। Dedicated unit operations have to be integrated into the process for inactivated whole virion vaccines. Dedicated unit operations होने चाहिए ताकि जो होल वायरियन वैक्सीन्स हैं, जो वायरस से बनने वाली वैक्सीन्स हैं, उनका प्रॉपर इनएक्टिवेशन हो सके, क्योंकि अगर इनएक्टिवेशन नहीं हुआ प्रॉपर और ये आपने वैक्सीन लगाई कुछ और काम करने के लिए है, इम्यूनिटी देने के लिए है, लेकिन ये अंदर जाके डिसीज कॉज करने लगी, फिर आप क्या करेंगे? तो इसीलिए जो ऑपरेशंस होते हैं इनएक्टिवेशन का, ये प्रोसेस बहुत ही मेंटेन्ड होनी चाहिए
और ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप भी होता है ताकि इनएक्टिवेशन बहुत एफिशिएंटली किया जा सके। Despite the fact that inactivation kinetics of the experimentally controllable region often appears of the first order, deviation from first order kinetics is to be expected whenever the inactivating agent is consumed in the process. अगर इस फैक्ट को माना देखा जाए, जैसे कि जो इनएक्टिवेशन काइनेटिक्स होती है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो जो इनएक्टिवेशन काइनेटिक्स है ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो अगर इस फैक्ट को हम थोड़ी देर के लिए ये समझें कि ऐसा नहीं है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से अगर डेविएशन होता है तो अगर कभी ऐसा होता है कि जो इनएक्टिवेट करने वाला एजेंट है, आपने इस पर्टिकुलर एजेंट को भेजा कि ये जाके डिसीज कॉजिंग जीन को इनएक्टिवेट कर देगा, लेकिन अगर प्रोसेस के दौरान इसको कंज्यूम कर लिया गया, अगर ये कंज्यूम हो गया, तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि अब जो काइनेटिक्स है आपकी, ये रिएक्शन जो इनएक्टिवेशन की काइनेटिक्स है ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन नहीं रह जाती है। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से डेविएशन देखने को मिलता है। The degree of inactivation is commonly described by survival curves of type ST, ST is equal to log x naught upon xt। ये एक फॉर्मूला है। अब इसमें x क्या है? x है कंसंट्रेशन। x नॉट का मतलब कि टाइम 0 पर कंसंट्रेशन, और t का मतलब है कि किसी टाइम t पे कंसंट्रेशन क्या है। तो इससे जो चीज़ निकलेगी इसके लॉग से, तो वो होगी डिग्री ऑफ इनएक्टिवेशन या सर्वाइवल कर्व। The shape of survival curves very much depends on the virus to be inactivated। सर्वाइवल कर्व कैसा होगा ये डिपेंड करेगा कि किस वायरस को इनएक्टिवेट किया जा रहा है, उसका टाइप क्या है। वेरी ऑफन द टाइप ऑफ द जीनोम, जीनोम का टाइप क्या है, एंड ऑब्वियसली द मेथड ऑफ इनएक्टिवेशन। तो जो सर्वाइवल कर्व होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वायरस का जो जीनोम है, मतलब किस टाइप का वायरस है, और कौन सा मेथड यूज किया जा रहा है वायरस के इनएक्टिवेशन के लिए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Chemical inactivation of virions by numerous agents has been reported in the past, including the use of FA aziridines, beta-PL. In particular, aziridines, mostly in the form of binary ethylenimine BEI and beta-PL, have been frequently used as specific agents for the modification of viral genome। ये आपसे वन लाइनर पूछे जा सकते हैं, इनमें आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं कि वायरल जीनोम के इनएक्टिवेशन या मॉडिफिकेशन के लिए किसको किसको यूज़ किया जा सकता है, तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, एंड सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प और क्वेरी you can contact on our helpline number 7080833450। So again, thank you very much everyone. Thank you for watching this session.